हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर फिर से एक बड़ा क्रैश देखने को मिला और यहाँ पर बिटकॉइन $85,000 पे आ गया। अक्टूबर एक क्रैश देखने को मिला, नवंबर के अंदर और बड़ा क्रैश देखने को मिला और दिसंबर के अंदर भी वही कहानी हमें देखने को मिल रही है। बिटकॉइन $90,000 से $85,000, इथेरियम $3,000 के फिर नीचे फिसल गया है। और ऑल्ट कॉइन्स को तो आप पूछो मत, 2022-2023 के जो लो थे, कई बड़े कॉइन्स उस लेवल से भी नीचे यहाँ जाते देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्रैश होता देखने को क्यों मिल रहा है? अक्टूबर और नवंबर की बात करते हैं। एक बड़ा रीज़न था कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या कह लीजिए कि कई वेल्स ने यहाँ पे बिटकॉइन को डंप किया और बिटकॉइन ETF वालों की भी सेलिंग देखने को मिली। कल भी जो $90,000 से ये छिटका है $85,000 पे आ गया है, उसका एक बड़ा रीज़न था, वो था बिटकॉइन के ETF। ब्लैक रॉक का डाटा भी आया नहीं है, लेकिन अगर उसको छोड़ देते हैं तो क्या फिडेलिटी हो, ग्रे स्केल हो और सारे ETF की तरफ से सेलिंग देखने को मिली। 4 से 5,000 बिटकॉइन उन्होंने सेल किए और उसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिल रहा है। ये तो है एक इमीडिएट इफेक्ट, इसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ये ETF वाले क्यों सेलिंग कर रहे हैं, या यहाँ पर एक प्रेशर, एक पैनिक क्यों है? उसके पीछे अगर हम जाते हैं तो फिर निकल के आता है USA की मार्केट। USA की मार्केट के अंदर लगातार क्रैश देखने को मिल रहा है। फ्राइडे को एक बड़ा क्रैश देखने को मिला, 1 से 1.5% USA की मार्केट टूटते देखने को मिली। कल भी यहाँ पर USA की मार्केट के अंदर प्रेशर था और अभी फ्यूचर्स देखते हैं तो उसके अंदर भी यहाँ पे नेगेटिव ही दिखा रहा है। ये बात अलग है, USA की मार्केट ऑलमोस्ट अपने पीक पर है, टॉप पर है, तो एक करेक्शन यहाँ पे अंडरस्टूड समझ में आता है कि चलो आते देखने को मिल सकती है। लेकिन ये USA की मार्केट के ऊपर प्रेशर क्यों है? थोड़ा सा अगर उसको समझने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे निकल के आता है कि भैया यहाँ पर अभी कल CPI का डाटा फिर निकल के आना है। हमारी और परेशानी, उनके डाटा फैटा इन्हीं से ख़त्म होते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी एक मेजर फैक्टर बोला जा रहा है, वो है जापान। और बैंक ऑफ जापान 18 और 19 तारीख को यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाता देखने को मिल सकता है, 25 बेसिस पॉइंट, ये बोला जा रहा है। और अगर ऐसा होगा तो मार्केट के अंदर एक जो हिस्टोरिकली या पिछले 2 साल के अंदर देखते हैं क्या हुआ है। 2 साल में 3-4 बार इन्होंने जब भी रेट कट किए हैं तो 25 से 30% का यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर क्रैश देखने को मिला है। अब लोग यही एंटिसिपेट कर रहे हैं, जैसा कि अभी आपको चार्ट के अंदर दिख रहा है कि यार अगर ये होगा, क्योंकि 18-19 तारीख को कहा जा रहा है, तो होगा तो बिटकॉइन के ऊपर एक ये प्रेशर देखने को मिल सकता है। एक तो ये लॉजिक रीज़न दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होगा, अगर 25-30% यहाँ से छिटकता है तो आप समझ लीजिए कई लोगों की $70,000 तक की कैलकुलेशन यहाँ आने लगी है कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ जाता देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जो पहले USA के अंदर ये इशू था, भैया इंटरेस्ट रेट कट करेगा, बढ़ाएगा, इसी में फंसे हुए थे। अब जापान की यहाँ पिक्चर में आ गया। अब सब देश ऐसे करने लगेंगे तो भैया बिटकॉइन अपने आप कुछ करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि बिटकॉइन एक्चुअल में देखते हैं तो उसको अपोजिट करना चाहिए था, जैसे इस टाइम पे गोल्ड कर रहा है। गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पर है, सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई पर है। लेकिन इतना जो है मैनिपुलेशन या इतना कंट्रोल बड़े लोगों के पास में जा चुका है कि अब यहाँ पर जैसे वो चाहते हैं मार्केट को वैसे चला रहे हैं। तो यहाँ पर जापान का क्या इम्पैक्ट है? अगर इंटरेस्ट रेट वो बढ़ाते हैं तो क्या एक्चुअल में देखते हो तो कहानी क्या चल रही है कि भैया जापान के अंदर मैं पहले भी ये बता चुका हूँ, तो ओवरऑल मोटा मोटा बताऊँगा। डिटेल में जाएंगे तो और ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी और इस टाइम पे कोई चीज़ों को यहाँ पे देखना पसंद नहीं कर रहा, आई एग्री। लेकिन यहाँ पर कहानी क्या है कि जापान के अंदर इंटरेस्ट रेट लगभग ना के बराबर था। मतलब अगर आप वहाँ पे कोई डिपॉजिट करता है, जैसे इंडिया में 7-8% बैंक में मिल जाता है या किसी इंटरेस्ट कम मिल जाता है, तो जापान में ऐसा कुछ नहीं था। तो वहाँ उनका पैसा, और आपको बताइए टॉप 5 इकॉनमीज़ में से आती है जापान, तो वहाँ का ज़्यादातर पैसा बड़े बड़े इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ट्रेजरी के अंदर, खासकर USA के बॉन्ड्स के अंदर, उन सब में लगा हुआ था। अब यार यहाँ पर जब उनको अगर वहाँ पे पैसा मिलना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? अल्टीमेटली वो वहाँ से पैसा सक करेंगे, यानी कि निकालेंगे और अपने देश में लगाएंगे। तो ये डर और यही लगातार होता देखने को मिल रहा है और इसी की वजह से मार्केट यहाँ प्रेशर के अंदर है कि भैया 30 साल के
अपने हाई पे होगा अगर इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, तो यहाँ पर उसकी एक प्रेशर ग्लोबल मार्केट पे देखने को मिल रहा है। और अगर ऐसा होगा तो मार्केट और टूटते देखने को मिल सकती है। स्टॉक मार्केट पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या एशियन मार्केट देखो और यूएसए की मार्केट देखो, ग्लोबल मार्केट देखो। तो ओवरऑल ये अभी फ़िलहाल पिक्चर के अंदर है जापान से पहले यूएसए, अब यूएसए की मार्केट गिर रही है तो बिटकॉइन गिरता है। अब जापान के अंदर ये जो सारा कहानी चल रही है उसकी वजह से बिटकॉइन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन हमने इतनी सारी जंग देख ली है, हमने इतना कुछ देख लिया है, यहाँ पर अब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बट वही है कि यार जब मार्केट के अंदर ऐसे बुरे हालात हो जाए तो दिल और दिमाग काम करना बंद कर देता है, और वही चीज़ फ़िलहाल हम सब लोगों के साथ हो रही है। यहाँ पे बिटकॉइन के बारे में तो थोड़ा सा मैं और बताऊंगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुँचे। पैनिक से ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन यहाँ से गिरता है तो कहाँ तक गिर सकता है, उसके पीछे मैं 2 चार्ट आपके साथ शेयर करूँगा और इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला है, जब जापान का जो इंटरेस्ट रेट इसने बढ़ाए हैं पिछले 2 साल के अंदर, तो एवरेज आप कह लीजिए 20 से 30% के बीच में यहाँ पे गिरता है बिटकॉइन का प्राइस। अगर उसको भी कंसीडर करते हैं तो 70-75 हज़ार डॉलर एक लेवल आता है, वहाँ तक छिटक सकता है। अब ऐसा होगा कि नहीं होगा, आने वाले टाइम के अंदर पता चल ही जाएगा, क्योंकि माइकल सेलर की बात करते हैं, स्ट्रेटजी की बात करते हैं, पिछले 2 हफ्तों के अंदर या आप कह लीजिए दिसंबर में उन्होंने 21,000 बिटकॉइन खरीदे हैं। मतलब इतने तो ETF वालों ने सेल नहीं करे हैं, उससे ज़्यादा तो अकेले इस कंपनी ने यहाँ पे ख़रीदे हैं। तो आप समझो कि यार डिप में बाइंग भी हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज, और आने वाले टाइम के अंदर और सुनने को मिलेगा बाइंग हो रही है। लेकिन जिस हिसाब से ये रायता फैला हुआ है ग्लोबल मार्केट के अंदर, लेकिन टेक्निकली भी एक प्रेशर है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और हमने इसको मंथली कैंडल, बड़े टाइम फ्रेम में देखना है कि अगर इसके नीचे मंथली कैंडल क्लोज होती है तो और पैनिक होता देखने को मिल सकता है, और वो है 21 मंथ मूविंग एवरेज। ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, अगर 2022-23 की बात करते हैं या हम बात करते हैं 2018-19 की बात करते हैं, 2000 हम बात करते हैं, 15-16 की बात करते हैं, तो यहाँ पर 21 जो मंथ मूविंग एवरेज है इसने कोशिश की है मेंटेन करने की, और इसके ऊपर 2-3 महीने सपोर्ट इसने मेंटेन करी है। लेकिन जब इसके नीचे ये आया है तो हमने कुछ ही महीनों के अंदर एक बड़ा क्रैश देखा है, और ये भी एक डर जो मार्केट के अंदर इस टाइम पर है। और आप देखोगे फ़िलहाल उसी सपोर्ट के ऊपर नीचे ये हो रहा है। तो अगर इसको ये लूज़ करता है तो यहाँ पर 50 मंथ मूविंग एवरेज, ये जो ग्रीन लाइन है, एक सपोर्ट का काम करती है। और अगर उसको भी देखते हैं तो 55-60 हज़ार डॉलर बिटकॉइन का प्राइस टेक्निकली भी यहाँ पे आता देखने को मिल सकता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो इस टाइम पे मार्केट के ऊपर एक प्रेशर बना रही हैं। लेकिन ये हम तब कंसीडर करेंगे 55-60 हज़ार जब ये मंथली कैंडल इसके नीचे क्लोज करता है, और जब तक नहीं करता है तो यहाँ पर आपको क्लोजली वॉच करना है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ओवरऑल मार्केट पे प्रेशर बन रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर इसको छोड़ देते हैं तो फ़िलहाल एक सपोर्ट शॉर्ट टर्म में देखते हो तो 83 से 85,000 डॉलर एक सपोर्ट है। अगर यहाँ मेंटेन कर पाता है, यहाँ से बाउंस बैक करता है, तो दोबारा से आप कह लीजिए 90,000, 93, 94,000 डॉलर से एक रेजिस्टेंस मिली, जो हमने आपको बताया भी था। एक ट्रेंड लाइन जो कि सपोर्ट मिल रही थी बॉटम की, अब उसको लूज़ करने के बाद अब वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, लेकिन उसके पार जाता है तो ये 1 लाख डॉलर छूता देखने को मिल सकता है। लेकिन आज अगर किसी को बोलेंगे कि 1 लाख डॉलर बिटकॉइन आ सकता है तो कई लोग बोलेंगे बहुत साल लग जाएंगे। लेकिन हमने जब बहुत बार ऐसा देखा है, जब मार्केट के अंदर लोगों का विश्वास ख़त्म हो जाता है तो मार्केट रिकवरी दिखाती है। अब ये होगा कि नहीं होगा, आने वाला टाइम बता ही देगा। लेकिन हमने इतनी सब चीज़ देख ली, कोरोना देख लिया, हमने इतने बड़े बड़े युद्ध देख लिए, अब ये भी सही। लेकिन वही है कि लॉन्ग टर्म का फोकस, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो स्टॉप लॉस और लाइन पे ट्रेड करना है। और ये मत भूलिएगा, और हर वीडियो के अंदर आपको बोलते हैं, आज भी बोल रहे हैं, पोर्टफोलियो को मैनेज करना, रिस्क को मैनेजमेंट करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि ऐसे हालात हो जाएं तो यहाँ आप कुछ सब्र रख सकें। क्योंकि यहाँ पर पोर्टफोलियो अगर आप सब कुछ लगा के बैठे हो, और वही गलती लोग करते हैं, इसलिए कहते हैं कि आपका 5-10-20% ज़्यादा एक्सपोजर क्रिप्टो में नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर भी आपका 75% अगर बिटकॉइन और इथेरियम में है तो फिर भी झेल जाओगे। लेकिन ज़्यादातर लोग ऑल्ट कॉइन्स लेके बैठे हैं, और वही चीज़ सबसे ज़्यादा डैमेज हमारे पोर्टफोलियो को कर रही है।
रिस्ट्रक्चरिंग पे फोकस करो और लॉन्ग टर्म पे ऐसा लगता है तो हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है कि भैया लॉन्ग टर्म या जो कॉइन अच्छे होल्ड करके बैठे हैं उसको होल्ड करने की कोशिश करो। बाकी इथेरियम अभी फ़िलहाल देखते हो तो 2800-2900 डॉलर पे एक सपोर्ट है, फिबोनाची की रेशियो है 0.5, अगर यहाँ मेंटेन नहीं कर पाता तो 2400-2500 डॉलर, और अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो वही 3350 से लेके 3500 डॉलर इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है। बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, अभी भी कह रहा हूँ यूज केस टॉप कॉइन्स पे फोकस करोगे तो देर सवेर में उम्मीद कर सकते हो रिकवरी की, लेकिन फोकस बिटकॉइन और इथेरियम मेजर पोर्शन पे होना चाहिए। और यहाँ पर हो सकता है अब हमें थोड़ा सा लंबा इंतज़ार करना पड़े। बाकी जो भी होगा हम अप टू डेट रखने की कोशिश करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। आज के लिए इतना ही था, अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।